हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमशाला। आज की क्लास में हम क्लास 12 से फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट शुरू कर रहे हैं। तो आज हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेफिनेशन ऑफ द सॉलिड स्टेट। इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में कि जब भी कोई मैटर ऐसी स्टेट में हमें दिखाई पड़ता है जहाँ उसका शेप भी फिक्स हो, डेफिनाइट हो और वॉल्यूम भी फिक्स हो, तो ऐसे स्टेट को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। तो ये बहुत जनरल टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, यानी कि जब भी कोई मैटर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो ये कुछ स्पेसिफिक यूनिक प्रॉपर्टी शो करेगा जिसे हम कहते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सब में कॉमन रहेगी। तो वन बाय वन देखते हैं इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है। पहली, दे हैव डेफिनाइट मास, वॉल्यूम एंड शेप। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि मास भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, शेप भी चेंज नहीं होगा अगर मैटर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज आर शॉर्ट, मतलब कि अगर हम किसी सॉलिड को देखते हैं, मान लीजिए ये एक सॉलिड है, तो जिन पार्टिकल से सॉलिड बना होगा वो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होंगे, डिस्टेंसेस बहुत ही शॉर्ट होंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनके पार्टिकल्स काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से ये पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड रहते हैं और इनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो बहुत ही कम होती है। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। तो अब देख लीजिए कि पार्टिकल्स जो है, क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस बहुत कम है, तो ऐसे में जब हम किसी सॉलिड को कंप्रेस करेंगे, यानी और पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज लाने की कोशिश करेंगे, हम इन्हें प्रेस कर रहे हैं चारों तरफ से मान लीजिए, तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है वो ऑलरेडी इतने पास है, उनके बीच में स्पेसेस इतनी कम है कि इस कंप्रेशन का कुछ खास असर इन सॉलिड पे नहीं होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और रिजिड का मतलब होता है कि ये एक तरह से हार्ड होंगे, इनका शेप हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते, जो हमने ऑलरेडी पहले पॉइंट में देखा है। नेक्स्ट है देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच वी कैन से एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस have fixed positions and can only oscillate about their mean position। यानी कि अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है और उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर हम देखें, ये एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल अपनी जो मीन पोजीशन है उसके आसपास, उसके अराउंड ऑसिलेट तो कर सकता है, यानी वाइब्रेट कर सकता है, बट वो ओवरऑल अपनी जो पोजीशन है उसे चेंज नहीं करता जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या उसके जो टेम्परेचर है, ये सारी कंडीशंस चेंज ना की जाए। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा कि ये पार्टिकल अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, इनके अलावा भी होती है बट अभी जो इम्पॉर्टेंट थी वो हमने देखी। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो अब जितने भी सॉलिड्स हैं उनको उनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। तो डेफिनेशन में ही है, आप देख सकते हैं, दीज हैव रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जिन सॉलिड में जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट का पैटर्न है, यानी कि जिस तरह से वो अरेंज हो रहे हैं एक दूसरे के अराउंड, वो पैटर्न फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता थ्रू आउट द सॉलिड। अब आगे देखिए हमने क्या लिखा है, विच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर द एंटायर सॉलिड, यानी कि वही अरेंजमेंट रिपीट होता जा रहा है तीनों डायमेंशन में और थ्रू आउट द सॉलिड वो पैटर्न, वो ज्योमेट्री, वो तरीका सेम रहता है। ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन। तो क्योंकि थ्रू आउट द सॉलिड पार्टिकल्स की अरेंजमेंट एक जैसी है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। लॉन्ग रेंज क्यों? क्योंकि
ऐसा नहीं है कि कुछ दूरी तक ही उनकी जो अरेंजमेंट है वो एक जैसी है, वो लॉन्ग रेंज है, वो थ्रू आउट द सॉलिड अरेंजमेंट उनकी एक जैसी होती है, इसलिए इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दूसरे टाइप पे आते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो ये जो एमॉर्फस वर्ड है, ए एंड मॉर्फो या मॉर्फ हम कह सकते हैं, ए मीन्स नॉट या नो हम कह सकते हैं नो, और मॉर्फ मीन्स फॉर्म यानी कि नो फॉर्म, यानी ऐसे सॉलिड्स जिसमें जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका कोई एक फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होता, ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं एमॉर्फस, हैविंग नो फॉर्म। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, दे हैव अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली अप टू शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो जो एमॉर्फस सॉलिड्स है उसमें क्या होगा, जब आप उनके पार्टिकल्स को एग्जामिन करेंगे तो पार्टिकल्स का जो अरेंज होने का पैटर्न है वो तो आपको दिखाई देगा, लेकिन कुछ दूरी तक ही वो पैटर्न फॉलो होगा। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो पार्टिकल्स का जो पैटर्न है अरेंज होने का वो चेंज हो चुका होगा। तो ऐसे ही अरेंजमेंट को हम कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑफ अरेंजमेंट, शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो इस पॉइंट से हमने क्या सीखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और एमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है बट अप टू ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, जितने भी मेटल्स, सॉल्ट्स, क्वार्ट्स हम एक तरह का एक ग्लास का टाइप है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है ग्लास का, उसको हम क्वार्ट्स कहते हैं, हाई क्वालिटी ग्लास। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म करती है। और जो प्लास्टिक है, क्वार्ट्स ग्लास, ये देखिए क्वार्ट्स ग्लास, अगर हम सामने ग्लास लगा देते हैं क्वार्ट्स ग्लास तो ये उसका ही, जो ऊपर हमने क्वार्ट्स लिखा है ना, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है और इसी का जो एमॉर्फस फॉर्म होता है उसको हम क्वार्ट्स ग्लास कहते हैं। रबर, वुड एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें आती है एमॉर्फस में। और एक आपको चीज़ बता दें, जितने भी सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं, ये एक फैक्ट है कि नियरली 95% जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ओनली 5% जो है रिमेनिंग वो एग्जिस्ट करते हैं एमॉर्फस फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नेक्स्ट हमारे सामने दिखाई दे रहा है, हमें ये आपको अच्छे से याद रखना है। सो व्हाट इज़ द पॉइंट, आइसोट्रॉपी एंड अनआइसोट्रॉपी। पहले तो इनका मतलब समझेंगे। आइसोट्रॉपी क्या होती है? आइसोट्रॉपी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड to show same value of physical properties like electrical resistance or refractive index when measured along different directions। मतलब कि अगर हम किसी सॉलिड की कोई भी एक प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल उसका रेजिस्टेंस, ये मेज़र करना चाह रहे हैं और जब हम उसे डिफरेंट डायरेक्शन से मेज़र करते हैं, पहले मान लीजिए हमने अलॉन्ग द एक्स एक्सिस रेजिस्टेंस क्या है वो मेज़र किया, फिर वाई एक्सिस, फिर जेड एक्सिस, ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन से हम एक ही प्रॉपर्टी को मेज़र कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो हमने अलग अलग डायरेक्शन से मेज़र की है, अगर वो सेम आती है, यानी कि डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोट्रॉपी। आइसो मीन्स सेम एंड ट्रॉपी इज़ रिलेटेड टू डायरेक्शन। तो हर डायरेक्शन से जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू सेम आती है, तो उसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपी। तो ऑब्वियस सी बात है, अनआइसोट्रॉपी क्या होगा कि जब हम डिफरेंट डायरेक्शन से किसी प्रॉपर्टी को मेज़र करें और उसकी वैल्यू डिफरेंट आए, यानी डायरेक्शन चेंज होने से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो रही हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अनआइसोट्रॉपी। तो जो अभी हमने ऊपर दो कैटेगरीज देखी थी, उसमें से जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो हमेशा आइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी एमॉर्फस सॉलिड की कोई प्रॉपर्टी मेज़र करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। और अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो वो होते हैं अनआइसोट्रॉपिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अनआइसोट्रॉपिक है, एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक है। इसे हम एक फिगर से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने एक सॉलिड लिया और 3 डायरेक्शन से हमने किसी एक प्रॉपर्टी को मेज़र किया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया रेजिस्टेंस, हम यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहले हमने ये जो डायरेक्शन दिखाई है इसको हम x मान लेते हैं, फिर दूसरी डायरेक्शन से हमने मेज़र किया अप डाउन, इसको हम कह देते हैं y,
एक्सिस, और फिर तीसरी डायरेक्शन से मेज़र किया जिसको हम कह रहे हैं मान लीजिए जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमें वैल्यू मिली उसे हम मान लेते हैं R1, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यू मिली उसको कह देते हैं R2, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यू मिली उसको हम कह देते हैं R3। तो अब दो केसेस हैं, अगर R1, R2 और R3 इनकी वैल्यू अगर इक्वल आती है तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोट्रॉपी। और ये किस में पाया जाता है, एमॉर्फस सॉलिड्स में। और वहीं पर अगर R1, R2 और R3 इनकी वैल्यू सेम ना आए तो उसको हम कहते हैं अनआइसोट्रॉपी, जो हमें दिखाई देता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ डिफरेंसेस हैं जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में हमें देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखने हैं। हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट एंड एमॉर्फस सॉलिड हैज़ शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो ये हमने ऑलरेडी ऊपर देखा, आप इसका मतलब जानते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जब हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने टेम्परेचर को प्लॉट किया और यहाँ पर हम उसका स्टेट देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एकदम से सडनली एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पे पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट हो जाएगा सडनली। तो आपको एक शार्प पीक मिलेगा। तो इस शार्प पीक पे जो भी टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो हम कहेंगे कि इसका ये मेल्टिंग पॉइंट है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है जो शार्प होता है, उसकी एक वैल्यू ही होती है। बट अगर हम यही चीज़ एमॉर्फस सॉलिड में देखें तो एमॉर्फस सॉलिड एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। मतलब कि अगर हम ग्राफ बनाएं इसी तरह से, यहाँ पर हमने स्टेट ले लिया, यहाँ पर टेम्परेचर, तो मान लीजिए अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो स्टेट चेंज होना शुरू होगी तो किसी एक टेम्परेचर पे नहीं होगी, वो इस तरह से ब्रॉड कर दिखाएगी। इसका मतलब है वो यहाँ से मेल्ट होना शुरू हुई और कम्प्लीटली मेल्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसका मतलब जो भी मेल्टिंग पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में बहुत सारी वैल्यूज़ है, T1, T2, T3। तो इसलिए हमने क्या लिखा है कि जब एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट होता है तो ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर मेल्ट होता है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होता। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ अनआइसोट्रॉपिक। ये भी हमने ऊपर देख लिया, इसका मतलब क्या होता है। और जो एमॉर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। नेक्स्ट है क्लीवेज प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं फोर्थ पॉइंट को, क्लीवेज प्रॉपर्टी। जब हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं, क्लीव करते हैं, तो उसके जो नए सरफेसेस प्रोड्यूस होंगे आफ्टर ब्रेकिंग और आफ्टर क्लीवेज, वो सरफेसेस स्मूथ होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हमने सॉलिड लिया, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसे फिर हमने ब्रेक किया यहाँ से, तो जो दो सरफेसेस मिलेंगे वो बिल्कुल स्मूथ होंगे, ठीक है। बट अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें रफ़ सरफेसेस हमें मिलते हैं। मान लीजिए हमने कोई एमॉर्फस सॉलिड लिया और फिर से इसको यहाँ से हमने ब्रेक किया, क्लीव करा, तो जो सरफेसेस हमें मिलेंगे वो उस तरह से थोड़े रफ़ होंगे, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो एक ही प्लेन में, एक ही लाइन में, क्योंकि उनकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो अगर एक पार्टिकल किसी एक जगह पर है तो उस पूरे प्लेन में पार्टिकल्स होंगे। बट एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा फिक्स नहीं है कि किसी एक प्लेन में अगर एक जगह पार्टिकल है तो उस पूरे प्लेन में थ्रू आउट पार्टिकल रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है और अगर ऑर्डर होता भी है तो शॉर्ट रेंज होता है। इसीलिए जब हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करते हैं तो स्मूथ सरफेस मिलेंगे, और अगर हम किसी एमॉर्फस सॉलिड को क्लीव करते हैं, कट करते हैं, तो हमें रफ सरफेस मिलते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ ट्रू सॉलिड, यानी कि एक्चुअल में जो ट्रू सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टलाइन टाइप के होते हैं, क्योंकि अब तक हमने सारे फीचर्स जो उनके बारे में बताए हैं वही ऐसे सॉलिड है जो एक्चुअल में सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। बट जो एमॉर्फस सॉलिड है उन्हें हम जनरली सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। यानी कि जब हम किसी लिक्विड को बहुत ही जल्दी से एकदम सडनली हमने रैपिड कूलिंग कर दी, सुपर कूल्ड, तो उस केस में जो सॉलिड बनता है वो एमॉर्फस टाइप का बनता है, इसलिए उसको हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स।
या सूडो का मतलब होता है फॉल्स सॉलिड, यानी हमें दिखाई तो वो सॉलिड की तरह दिख रहे हैं बट उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ एकदम सॉलिड की तरह नहीं होती। लास्ट डिफरेंस इज इट हैज़ डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। अब व्हाट डू यू मीन बाय हीट ऑफ फ्यूजन? इसका सिंबल होता है डेल्टा FUSH। ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि क्या होती है। फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मान लीजिए हमने कोई सॉलिड लिया और उसका हम 1 मोल ले रहे हैं, सब जानते हैं 1 मोल का मतलब, और हमने उसको हीट किया और कम्प्लीटली मेल्ट करवा दिया इनटू अ लिक्विड। जब हम सॉलिड को हीट करेंगे कन्वर्ट हो जाएगा मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में। अब ये लिक्विड बन गया, लेकिन अमाउंट तो उतना ही रहेगा, इसका मतलब अभी भी 1 मोल है। तो इस दौरान जो हम टोटल हीट इस सॉलिड को देंगे, ठीक है, जितनी भी हीट हम उस सॉलिड को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, उसी को हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तब वो इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू भी डेफिनाइट होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट डेफिनाइट था। उसी तरह से अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो उनकी हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनाइट नहीं होती, यानी फिक्स नहीं होती। जैसे अगर हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लें, उसको अगर हम आज कन्वर्ट करें लिक्विड में, कल कन्वर्ट करें, हमेशा हमें हीट ऑफ फ्यूजन की वही वैल्यू मिलेगी। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के लिए हो सकता है कि ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो, वेरी करे, इसलिए हम उसको कहते हैं नॉन डेफिनाइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच में। अब आज की क्लास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिस पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट है, सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशंस आर फाउंड टू बिकम मिल्की इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग लीडिंग टू क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है कि एक्चुअल में अगर हम देखें ग्लास जो है, नॉर्मल ग्लास, वो एमॉर्फस टाइप का होता है, यानी इट इज़ अ एमॉर्फस सॉलिड। अगर हम किसी ग्लास से बनी हुई ऑब्जेक्ट को बहुत लंबे समय तक ओपन एयर में रखें तो उससे क्या होगा कि क्योंकि लगातार उसके आसपास का टेम्परेचर कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके कुछ पार्ट्स हीट अप हो जाएंगे और एक्सपांड होने की कोशिश करेंगे। वैसे ही ड्यूरिंग द नाइट टाइम और कोल्ड वेदर वो पार्ट्स कूल होंगे तो उनके पार्टिकल्स पास आएंगे। जब बार बार ऐसा हो लंबे समय तक कि कभी हीटिंग हो रही है कभी कूलिंग हो रही है, कभी हीटिंग हो रही है कभी कूलिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू कूलिंग, जब कूलिंग हो रही होती है तो पार्टिकल्स पास आते हैं, और जब पार्टिकल्स पास आते हैं तो वो पार्ट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड ज़रूर है, लेकिन जब नेचुरल कूलिंग होती है तो वो कूलिंग काफ़ी स्लोली होती है। जैसे मान लीजिए अब दिन का टेम्परेचर ज़्यादा है बट शाम होते होते रात होते होते टेम्परेचर फॉल डाउन होता है, लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे फॉल डाउन होता है, सडनली नहीं होता। तो जब भी हम किसी सॉफ्ट पार्ट को या लिक्विड को कूल करते हैं बट बहुत स्लोली कूल करते हैं तो उसकी वजह से वो पार्ट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म करेंगे, ना कि एमॉर्फस। यानी पहले ग्लास एमॉर्फस था बट स्लो कूलिंग की वजह से उसके कुछ कुछ हिस्से क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो जो जो हिस्से क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उसकी डेंसिटी अलग हो जाती है, और बचे हुए पार्ट्स की जो ओरिजिनल पार्ट था उसकी डेंसिटी अलग होती है, जिसकी वजह से वो हमें स्लाइटली मिल्की नज़र आने लगता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड इज़ लाइक लिक्विड्स एमॉर्फस सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। जैसे भी मैंने आपको पहले कहा कि एमॉर्फस सॉलिड्स एक्चुअल में ट्रू सॉलिड्स नहीं है, इसलिए उनके अंदर भी फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, लेकिन बहुत ही कम होती है। तो जब हम नेकेड आई से उनको देखते हैं तो हमें वो सॉलिड की तरह दिखाई देते हैं, हमें लगता है अपीरेंटली कि वो फ्लो नहीं हो सकते, बट ड्यूरिंग अ लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम दे कैन फ्लो टू अ वेरी लेस एक्सटेंट, बट उनके अंदर फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, और इसी वजह से इनको हम सूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लास पेन्स फिक्स टू विंडोज और डोर्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम। अगर हम बहुत ही ओल्ड बिल्डिंग्स में जाएं और वहाँ की जो डोर की अगर कांच की शीट्स हैं
या विंडो में अगर कांच की शीट से, जिसको विंडो पेन कहते हैं, अगर उनको निकाल के साइड से देखें तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि ऊपर तो वो थोड़े से थिन रहेंगे, लेकिन नीचे आते 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 वो थोड़े से रिलेटिवली थिकर हमें दिखाई देंगे। इस तरह से हम देखते हैं इसे। ऐसे, यानी जो ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा थिन रहेगा, नीचे वाला पार्ट जो है वो थोड़ा थिक रहेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब न्यू ग्लास पेन को वहाँ लगाया होगा, न्यू शीट लगाई होगी, तब ऐसा नहीं होगा, तब ऊपर और नीचे की जो विड्थ है वो लगभग इक्वल रही होगी। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इतने लंबे समय बाद, क्योंकि हम ओल्ड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो बहुत लंबे समय में क्या हुआ कि जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स थे वो धीरे धीरे फ्लो होते हुए नीचे जमा हो गए, और इसीलिए ऊपर वाले पार्ट की डेंसिटी कम हो गई और थिकनेस भी कम हो गई, नीचे वाले पार्ट की थिकनेस बढ़ गई। तो ये भी सजेस्ट करता है कि जो ग्लास है या एमॉर्फस सॉलिड्स है वो फ्लो कर सकते हैं, बट बहुत ही स्लोली। ठीक है, तो नेकेड आई से हम उनको फ्लो होते हुए नहीं देख सकते। लास्ट है एमॉर्फस सिलिकॉन इज़ यूज एज अ फोटोवोल्टिक मटेरियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो सब जानते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स होती है, सोलर सेल्स होती हैं, तो उनका काम होता है कि जो सनलाइट है, लाइट एनर्जी है, उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। तो उसमें हम एमॉर्फस फॉर्म यूज़ करते हैं सिलिकॉन का। तो ये एक एप्लीकेशन है, इसलिए कभी कभी, क्योंकि हमें हमारे पेपर में MCQ भी आते हैं, तो हमें ये भी लर्न होना चाहिए। तो आज हम इंट्रोडक्शन में इतना ही पढ़ेंगे, और आज की क्लास पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ये आप घर पे सॉल्व कीजिए और अपना जो भी आज आपने सीखा है उसे दोबारा से रिवाइज़ कीजिए। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। बी सेफ, थैंक यू।